नाज़रीन, अपने तमाम वायदों के साथ वादा किया था आपसे कि आज दिन भर तमाम अपडेट लम्हा बलम्हा हम आपके सामने लाते रहेंगे। और इस वक्त का बड़ा अपडेट यही है कि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार शुएब इकबाल 9,500 वोटों से आगे चल रहे हैं। मटिया महल सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं शुएब इकबाल। बीजेपी उम्मीदवार रविंद्र गुप्ता शुएब इकबाल से 9,500 वोटों से पीछे हैं। सीलमपुर असेंबली हल्के में आम आदमी पार्टी मामूली फर्क से आगे है। वहीं पटपड़गंज से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मनीष सिसोदिया और बीजेपी के रविंद्र सिंह नेगी में कांटे की टक्कर है। आप उम्मीदवार मनीष सिसोदिया रविंद्र सिंह नेगी से महज 1,427 वोटों से पीछे हैं। ये बड़ी बात है कि पीछे हैं मनीष सिसोदिया। तो हमने आपको पहले ही बताया कि ये शुरुआती रुझान थे और आगे जाकर कोई भी फेरबदल इनमें मुमकिन है, लिहाजा मामला थोड़ा सा बदला हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर। हालांकि आप उम्मीदवार शुएब इकबाल आगे हैं अपने मुकाबले से, लेकिन मनीष सिसोदिया बीजेपी उम्मीदवार से पीछे चल रहे हैं 1,427 वोटों से। इस वक्त का बड़ा और अहम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं नाज़रीन। तो बड़ा अपडेट इस वक्त का, मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार बीजेपी के रविंद्र सिंह नेगी के साथ कांटे के मुकाबले में है और इस कांटे की टक्कर में मनीष सिसोदिया पीछे चल रहे हैं बीजेपी उम्मीदवार रविंद्र सिंह नेगी से और वोट का ये मार्जिन 1,427 है। बड़ा अपडेट इस वक्त का, पटपड़गंज से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार है मनीष सिसोदिया। वहीं आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार शुएब इकबाल 9,500 वोटों से आगे चल रहे हैं। मटिया महल सीट से उम्मीदवार है शुएब इकबाल और बीजेपी उम्मीदवार से 9,500 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो तमाम बड़े अपडेट हर गुजरते हुए लम्हे के साथ हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तमाम उतार चढ़ाव जो रुझानों के दरमियान, नतीजों के दरमियान आ रहे हैं, वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं मुसलसल। और कई खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है इस वक्त। आज के इस अहम दिन पर अपने अपने नजरियात पेश करने के लिए, अपना अपना एनालिसिस पेश करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं जी सलाम के आउटपुट एडिटर सैयद अब्बास मेहंदी साहब। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं अजय वर्मा साहब, कांग्रेस के तर्जुमान हैं राजीव रंजन साहब, बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ इन चर्चाओं में शामिल हो रहे हैं। आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत इस्तकबाल है। अब्बास मेहंदी साहब, सबसे पहले आपके पास यहाँ आना चाहूंगी। एक बड़ा सवाल ये है कि जो एग्जिट पोल्स कह रहे थे, बीते शाम तक एग्जिट पोल्स पर जो तमाम तरह की चर्चाएं थी, उन पर आम आदमी पार्टी ने खूब जश्न मनाया। हालांकि बीजेपी ने इत्तेफाक नहीं रखा एग्जिट पोल्स के नतीजों पर और ये कहा गया बीजेपी की जानिब से कि ये नतीजे नहीं होंगे असल नतीजे और नतीजे बदलेंगे। लेकिन शुरुआती रुझान आम आदमी पार्टी को खुश कर गया। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा है अब्बास मेहंदी साहब, ये जो फेरबदल है ये बड़े से पैमाने पर होते जा रहा है। धीरे धीरे वोट का मार्जिन भी कम होता जा रहा है और जितनी सीटों पर आम आदमी पार्टी पहले आगे थी वो अब सिमटता सा जा रहा है। आपको लगता है कि आखिर तक काउंटिंग मुकम्मल होते होते कोई ऐसा बदलाव देखने को मिल सकता है जो सबको हैरत में डाल दे? देखिए, एग्जिट पोल के नतीजे ही नहीं बल्कि उससे पहले, इलेक्शन से पहले, अगर हम, चूंकि हम किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, हमको ग्राउंड पे जाना होता था, हमने लोगों से बात की है, पूरा इलेक्शन कवर किया है, तो एग्जिट पोल के जो नतीजे थे उससे पहले ही ये लग रहा था। आप अगर 10 लोगों से बात करते तो चाहे उन्होंने लोकसभा में बीजेपी को वोट दिया हो, लेकिन वो 10 में से 5 से 7 लोग केजरीवाल के काम से खुश थे। लोग उनको वोट देने की बात करते थे, खुलकर कहते थे। और अभी जो आपने कहा कि नतीजों में फेरबदल, अब मेरे ख्याल से ये आखिरी अदवार है, ये आखिरी दौर है, इसमें बहुत ज़्यादा अब फेरबदल नहीं होगा। हो सकता है 2-4 सीट आगे पीछे हो जाए। दूसरी बात, ये पूरा जो इंतखाब था, पूरी जो इंतखाबी मुहिम थी, इसमें आपने देखा कि पिछले 5 साल के काम का लेखा जोखा लेकर केजरीवाल घूम रहे थे। केजरीवाल ने अपने कामों को गिनवाया। उन्होंने फ्री वाईफाई, मोहल्ला क्लिनिक, फ्री में ख़वातीन के लिए बस में सफ़र, 20,000 लीटर से ज़्यादा फ्री पानी, सस्ती बिजली, इन सब काम को लेकर वो टहल रहे थे। 1.5 महीने पहले, 2 महीने पहले शाहीन बाग का मसला होता है। तो अब बीजेपी, अगर बीजेपी ये कह रही है कि केजरीवाल के दावे खोखले हैं, केजरीवाल के दावों में दम नहीं, उन्होंने 4,000 मोहल्ला क्लिनिक कही थी, खोली 400,
उन्होंने ये तो बता दिया कि 20,000 लीटर पानी आता है, लेकिन क्या आप जो टोटी से पानी आता है क्या वो पीने लायक है? तो बीजेपी को इन बातों को और उजागर करना चाहिए था। बीजेपी को इन बातों को बढ़ा चढ़ा के बताना चाहिए था कि जितने दावे हो रहे हैं उन दावों की हकीकत ये है। लेकिन बीजेपी ने इन 4.5 साल, ये 5 साल जो सरकार चलाई, उसको छोड़कर 2 महीने पहले का मुद्दा उठा लिया और इसको पोलराइज किया गया। शाहीन बाग दिल्ली असेंबली इंतखाबात के महवर व मरकज में आ गया। अलग अलग बयान दिए जाने लगे कि बटन इतनी जोर से दबाओ कि करंट शाहीन बाग में जाए, गोली मारो गद्दारों को, या शाहीन बाग में बैठे हुए लोग गद्दार हैं। फिर वो ISIS का अड्डा बन गया। हद ये हो गई कि योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने राजस्थान के अलवर में राजस्थान असेंबली इंतखाबात में हनुमान जी को दलित बताया था, उन्होंने केजरीवाल की दलित भक्ति पर सवाल उठाए। केजरीवाल के काम पे आप ये गौर कीजिएगा, केजरीवाल के काम पर सवाल नहीं उठाया कि आप ये जो दावा कर रहे हैं उसकी हकीकत ये है, डेटा ये है, हकीकत ये है। जबकि ऐसा हो सकता था, लोगों को अवेयर किया जा सकता था, बताया जा सकता था कि साहब जो बताया जा रहा है उसकी हकीकत ये है। लेकिन किसी भी पार्टी ने ये न, कांग्रेस तो गुटबाजी का शिकार रही, क़यादत का शिकार रही, चेहरे का शिकार रही। बीजेपी भी चेहरे का शिकार रही। जिस पार्टी के पास मदन लाल खुराना जैसा लीडर रहा हो, जिस पार्टी के पास साहिब सिंह वर्मा जैसा लीडर रहा हो, जिस पार्टी के पास अभी हर्षवर्धन जैसा लीडर है जो दिल्ली को समझता है, दिल्ली की गलियों में जो टहल चुका है, दिल्ली के लोगों को समझता और बूझता है, उसको आप उस पार्टी ने एक मनोज तिवारी जैसे लीडर के हाथ में कमान सौंप दी। तो कुल मिलाकर ये जो इस दिल्ली इंतखाबात में का जो रुख बदला इंतखाबी तशहीर के दौरान, उसमें आप जब लोगों से मिले, उस दौरान जो मुलाकात हो रही थी, तो लोग ये कह रहे थे, चूंकि हिंदुस्तान की आवाम 80% सेकुलर है, लोग ये कह रहे थे कि दिल्ली इंतखाबात के नतीजे हिंदुस्तान के मुस्तकबिल की सियासत की किस्मत तय करेंगे। कि ये आप जिस नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं, वो नेशनलिज्म, या जो शाहीन बाग में बैठे हुए लोग हैं उनका नेशनलिज्म, किसके नेशनलिज्म को चुना जाएगा? आप अपने राष्ट्रवाद और विकास की बात कर रहे थे, वहां शाहीन बाग में भी बैठे लोग नारे लगा रहे थे कि आओ हमारे साथ चलो, हम संविधान बचाने निकले हैं। गांधी जी की फोटो लिए हुए थे, बाबा साहब अंबेडकर साहब का फोटो लिए हुए थे, भारत का बड़ा सा नक्शा उन्होंने बनाया हुआ था, और लोग तिरंगा अपने गालों पर, अपने चेहरों पर तिरंगा, हर शख्स के हाथ में तिरंगे का परचम था। तो ये इस नतीजे तय करने वाले थे कि कौन सा नेशनलिज्म आगे चलेगा हिंदुस्तान में। तो बहुत ही इत्मीनान बख्श बात है हिंदुस्तान की सियासत के लिए, हिंदुस्तानी समाज के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, कि अब मंदिर मस्जिद, जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, इससे हटकर अब जो सियासत होगी वो काम वाली सियासत होगी, तरक्की वाली सियासत होगी, विकास वाली सियासत होगी। बिल्कुल ठीक कहा अब्बास साहब आपने, और एक एक अल्फाज इसलिए आपका समझ में आता है क्योंकि हमें मालूम है कि ग्राउंड पर उतरकर आपने लोगों की नब्ज टटोली है। इलेक्शन के मद्देनजर आपने लोगों से, मुख्तलिफ लोगों से बातचीत की, वो किसी तबके से ताल्लुक रखते हो, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हो। राजीव रंजन साहब, जो अब्बास साहब ने अभी बात कही, क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं कि मुल्क के लोग ये समझते हैं, और दिल्ली इलेक्शन ये बताने के लिए काफी है दीगर मुल्क के लोगों को, कि जरूरी नहीं कि नेशनलिज्म की डेफिनेशन वही है जो आप लोगों को बता रहे हैं। ये लोग आइन को समझने वाले, कॉन्स्टिट्यूशन को समझने वाले और दुनिया के इस सबसे बड़े जमहूरी मुल्क के निजाम को समझने वाले लोग जानते हैं कि दरअसल नेशनलिज्म की डेफिनेशन है क्या। उस पर ज्यादा वक्त तक लोगों को कंफ्यूज नहीं रखा जा सकता। मुमताज जी, अब्बास साहब ने जो भी मुआयना किया, जो सर्वेक्षण किया, और सर्वेक्षण करने के बाद जो आज जनता के बीच में अपनी बातों को पहुंचाए, उसमें मैं उस बात से सहमत हूं, क्योंकि ये बात सही है कि आज का जो पब्लिक है, आज का जो जनता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी जाति का हो, अब उसके चक्रव्यूह में कोई भी फंसना नहीं चाहता है। क्योंकि क्या है कि हर कोई तरक्की चाहता है, हर कोई विकास चाहता है, और वो विकास और तरक्की ही वो सारी चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए आप कह सकते हैं, चाहे किसी भी समाज को प्रोटेक्ट करना हो, देश को प्रोटेक्ट करना हो, राष्ट्र को प्रोटेक्ट करना हो, वो सबसे बड़ा मुद्दा वही होता है जो जनता के लिए होता है, और जनता जो हमेशा उसी चीज का आस लगा के बैठा होता है। जो भी राजनेता आता है, चाहे किसी भी, चाहे लोकसभा से अगर वो जीत के आए, विधानसभा से जीत के आए, या फिर आपके आपका MCD
के इलेक्शन से वो जीत के आते हैं। जनता जो बैठी है, चूंकि जो एक इसका आप कह सकते हैं कि ट्रिपल जो एक स्टेज बनाया गया है, तो उसमें जो राजनेता या जो नेता होते हैं उनका काम होता है जो कि वो जनता का प्रतिनिधि होता है जी। कुछ नेता ऐसे होते हैं कि वोट लेने के बाद वो सीधे जब असेंबली में जाते हैं या पार्लियामेंट में जाते हैं या फिर एमसीडी का जो उनका हाउस है वहां जाते हैं, फिर वो जनता की सारी वादे सारी बातें को भूल जाते हैं। भूलने के बाद, क्योंकि जनता एक ऐसी शक्ति है चूंकि लोकतंत्र में कि जनता के वोट से ही आप यहां का राजा बन सकते हैं, आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं, आप सांसद बन सकते हैं, आप विधायक बन सकते हैं। अगर जनता के साथ आपने दगा किया तो निश्चित रूप से जनता आपको बख्शेगी नहीं और जनता आपको उसका परिणाम अपने वोट, चूंकि उनके पास सबसे ज्यादा जो अगर ताकत है, शक्ति है, तो उसमें जब इलेक्शन का टाइम आता है उसमें दिया जाता है और इसको भली भांति जनता समझ चुकी होगी। अगर आज के डेट में आप देख रहे हैं कि दिल्ली में किसी को वोटिंग हुई है और किसी का नहीं हो पा रही है, तो कहीं ना कहीं रीजन है उसके पीछे पब्लिक ही है। अब जो है मुमताज जी, जो लोगों का जो एक पॉलिटिकल राजनीति जो पहले चला करता था, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी भी क्यों ना हो या कोई और भी पार्टी हो जो क्षेत्रीय पार्टी हो, अगर वो चाहती थी कि हम जातिवाद के बेस पे, धर्म के बेस पे हम पूरी पॉलिटिक्स को चला ले, राजनीति को चला ले, तो अब उस चीज को जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। लोग चाहते हैं, धर्मों के बीच में भेदभाव पैदा करना चाहते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा जो अभी शाहीन बाग का चल रहा है। अगर शाहीन बाग में मैं बिना किसी पार्टी की बात किए हुए, पार्टी से ऊपर और देश के ऊपर अगर हम इस बात को करें कि हमारे चाहे किसी भी पार्टी को, चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, उनको वहां जाकर लोगों से गुफ्तगू करनी चाहिए थी, उनको बात बतानी चाहिए थी। वहां जो जनता बैठी है, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कल कहा है कि आप रोड पे नहीं बैठ सकते, जो अगर उनको इस चीज की परिभाषा पता नहीं है तो उनको बताना चाहिए कि आप यहां नहीं बैठो। आपके पास अगर किसी तरह का कोई राइट इन्फ्रिंज हो रहा है, आपके लिए जो एक कानून के दायरे में जितने भी एजेंसी बनी हुई है, जो कोर्ट्स बने हुए हैं, आप कोर्ट्स को अप्रोच करो और जो प्रोटेस्ट करो। प्रोटेस्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट कुल मिलाकर दिल्ली के अवाम ने अपने तरीके से इस मुद्दे को समझा और समझाया कि अवाम क्या समझ रही थी इस अहम मसले के बारे में। बिल्कुल। अजय वर्मा साहब, ये सच है कि कांग्रेस के लिए मायूसी के बाइस है, ये नतीजे जो हैं, जो आ रहे हैं आज, ये कांग्रेस के लिए मायूसी के बाइस है। लेकिन जी, एक अहम खबर का रुख कर लेते हैं यहाँ पर, बेहद अहम खबर इस वक्त की, बड़ा अपडेट अपने नाजरीन तक पहुंचाएंगे। अमानतुल्लाह खान के बारे में आपको बता दें कि 11वां राउंड चल रहा है ओखला असेंबली सीट में। अमानतुल्लाह खान काफी बड़े मार्जिन से माफ कीजिएगा आगे चल रहे हैं। यहाँ पर दिल्ली वक्फ बोर्ड के सदर भी अमानतुल्लाह खान, और इस सीट पर आगे पीछे होता रहा है जब से हम रुझान देख रहे हैं, लेकिन फिलहाल 65,546,000 वोटों के बड़े मार्जिन से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अमानतुल्लाह खान ओखला असेंबली से आगे चल रहे हैं। तो इस वक्त का बड़ा अपडेट हमने आप तक पहुंचाया। ओखला असेंबली सीट से अमानतुल्लाह खान आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार 65,546 वोटों के बड़े मार्जिन से आगे चल रहे हैं। अजय वर्मा साहब, मैंने कहा कि मायूसी का बाइस है ये जो रिजल्ट है, ये जो इलेक्शन है इस बार दिल्ली में, और ये भी सच है कि सियासत में कोई चीज ना परमानेंट होती है और चीजें दोहराती रहती हैं खुद को। आज वो है जहां कल कोई और होगा, ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर होगा। लेकिन आपसे चूक कहां हुई है इस इलेक्शन? देखिए, हमारे पास तो खोने के लिए कुछ था ही नहीं। दिल्ली की जनता ने 15 साल हमको बहुमत के साथ मैंडेट दिया, शीला जी के नेतृत्व में दिया कांग्रेस के लोगों ने, और दिल्ली की सूरत और सीरत देश में और विदेशों में बदलने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। कुछ समय के लिए मैंने आपसे थोड़ी देर पहले भी कहा था कि देश की सत्ता पर भी हम 7 साल से काम कर रहे थे। लोगों को ये लगा कि कुछ लोग आए और उन्होंने अपने नया प्रयोग, अब हमने उनसे पूछा कि क्या ये सहयोग है या प्रयोग है, तो ये तो आज जनता को दिख जाएगा कि किसका प्रयोग फेल हुआ और किसका सहयोग था ये। लेकिन कुल मिलाकर जहां जो तेजी से अगर आप तेजी से आप आगे आते हैं तो उतनी तेजी से पीछे भी चले जाते हैं। हम लोगों ने अपनी बात मुद्दों से हट के नहीं, मुद्दों के साथ विकास के ऊपर, रोजगार के ऊपर, काले धन के ऊपर, व्यापार के ऊपर, नौकरियों के ऊपर चीज़ों पे कही हमने दिल्ली में। और चुनाव को संजीदगी के साथ कांग्रेस के लोगों ने और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लड़ाया। लोग कुछ भी कहते रहे।
आज कांग्रेस पार्टी के दिल्ली में फेवर में वोटिंग या वोटर नहीं था। दिल्ली चूंकि देश का दिल है और देश के दिल में दिल्ली का दिल कनॉट प्लेस माना जाता है। हम 2-3 चैनलों के डिबेट्स में वहां मौजूद रहे और हमने चर्चा करी, तो कहीं ना कहीं ईमानदारी से आपको लड़ने में, आप झूठे राष्ट्रवाद के नाम पर हम नहीं लड़े, हम झूठी बेरोजगारी के नाम पर नहीं लड़े कि बताएंगे 2 करोड़ देंगे। हमने तो जो कहा अगर हम आते हम उसको पूरा करने की कोशिश करते और उसको कोशिश करते। लेकिन कहीं ना कहीं देश के दिल्ली ने ये दिखा दिया कि नफरत के बीज जो लोग बोते हैं और कटीले पेड़ जो पैदा कर रहे हैं और जो कर रहे हैं, इस देश की संस्कृति को खत्म करना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की एकता की तरफ क्वेश्चन मार्क करके नया इतिहास लिखने जाने का प्रयास कर रहे हैं। इतिहास को कमी बता देते हैं। जिन लोगों की डिग्रियों का ही पता नहीं है, कौन सी यूनिवर्सिटी थी, पीएचडी है या डबल पीएचडी है, पता तो चले कि है। अगर हम MA MCOM हैं, मैं खत्म कर दूं जी, बताएं एजाज साहब। आपने जो शुरुआत की कि कांग्रेस के पास दिल्ली में खोने के लिए कुछ नहीं था जी, तो यानी इसके मतलब ये निकाला जाए कि आप इलेक्शन से पहले, इंतखाबात से पहले ही हार मान चुके थे। नहीं, हम 0 पे थे जी, और हमने ये कोशिश करी कि हम मजबूती से लड़ेंगे, क्योंकि एक पार्टी 5 साल से दिल्ली पर काबिज है और दूसरी एक पार्टी, अजय साहब, एक पार्टी ने 15 साल तक हुकूमत की, शीला दीक्षित जैसी लीडर जो सबके दिलों में बसती थी, जिसने फ्लाईओवर की सौगात दी, जिसने मेट्रो की सौगात दी। दिल्ली रफ्तार के लिए जानी जाती है। भाई मुझे जो जी बिल्कुल आप मजा फरमा रहे हैं, सही फरमा रहे हैं। दफ्तर आना है जो वक्त 1 घंटा लगता था वो अब मेट्रो की वजह से 30 मिनट लग रहा है। तो लोग खुश थे उनके कामों से, आप उनकी विरासत को नहीं बचा पाए। तो अब आप कह रहे हैं कि खोने के लिए कुछ नहीं था। कांग्रेस में पूरे इंतखाबात में गुटबाजी देखी गई, ऐसे ऐसे लोगों के टिकट काट दिए गए और ऐसे ऐसे डमी कैंडिडेट उतार दिए गए कि लोगों ने ताज्जुब किया बहुत सी सीट पर। सब आप देखिए, आप समझ लीजिए इस वक्त दिल्ली में सेलेक्टेड पर्टिकुलर्स, उसमें गोली मारो, आतंकवादी, केजरीवाल भी तो थे ना मैदान में, वो सीट ले आए ना। वो तो काबिज, मैं आपसे पूरा ही तो कर रहा था कि एक पार्टी दिल्ली में 5 साल से काबिज थी, दूसरी पार्टी देश पे 6 साल से, 5 साल से एक थे, इस साल फिर उनको मौका मिला, काबिज है। तो हमारा प्रयोग ये था कि भाई इस बार हो सकता है दिल्ली के लोग, दिल्ली का वोटर, समझदार वोटर हमको मौका दे। तो हमने पूरी शिद्दत के साथ 66 सीटों पर और 4 सीट हमने अपने सहयोगी दल को दी और मजबूती से नए पुराने चेहरों को लेकर, पुराने लोग भी जो कई बार मंत्री भी रहे हैं, अरविंदर लवली साहब थे, सुभाष चोपड़ा जी को तो अध्यक्ष ही बना दिया, लिलोटिया जी थे, A.K. वालिया जी थे, A.K. वालिया, कृष्णा तीरथ जी वापस आ गई थी, अमरीश गौतम वापस आ गए। वालिया साहब की आपने सीट भी बदल दी? जी नहीं, भाटिया साहब की हमने सीट नहीं बदली, जो वो हुआ था उनका ही वो था कि भाई मैं चाहता हूँ कि इस तरह से हो। तो ये ना कहीं सारी चीज़ों को, लेकिन एक चीज़ इस दिल्ली में चुनाव में देखने को ये मिली कि लोगों ने, अब अगला चुनाव जो होगा, अब ये जो ये प्रयोग यहाँ होगा, अब अगला चुनाव, आने वाले चुनाव तक के लिए बिहार और बंगाल की तरफ डाइवर्ट हो जाएगा ये राष्ट्रवाद का नकली खेल। क्यों कि ये इसे और तेजी से बढ़ाएंगे। अब्बास साहब आपसे ये पूछना चाहते हैं अजय साहब कि इस नकली खेल में फिर दिल्ली के अवाम ने, जब बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस भी थी और आम आदमी पार्टी भी थी, तो आम आदमी पार्टी को तरजीह क्यों दी? आपने उतने एफर्ट्स क्यों नहीं लगाए? लोगों ने सोचा तक नहीं कांग्रेस के बारे में। नहीं, हमने एफर्ट्स पूरे लगाए और ईमानदारी के साथ हम बधाई देना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी को। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लास्ट मौके पर आई रैली करने, वो निकल के हम भारतीय जनता पार्टी को बधाई देना चाहते हैं कि वो अपनी सरकार 3 बजे के बाद अब फिर बनाने जा रहे हैं, क्योंकि अभी तो 3 बजे के बाद के वोट खुले ही नहीं है। सीट गेन की है, वोट का परसेंटेज भी अभी जब आएगा ना, वोट का परसेंटेज भी भारतीय जनता पार्टी ज्यादा गेन करेगी। जी बिल्कुल गेनर तो रहेंगे ही। जब 250 मुझे तो डर है कि आपका जो 9% पिछले इलेक्शन में परसेंटेज था वो कहीं और कम ना हो जाए। हमारा तो लोकसभा में और भी ज्यादा था, हम सेकंड पार्टी थे। मैं ये बता रहा हूँ, एक सेकंड, निसंदेह बीजेपी इसमें गेनर है, लेकिन ये गेनर इसलिए नहीं कह सकते हम। 250 MP, 50 मिनिस्टर, 11 चीफ मिनिस्टर, सारे कॉर्पोरेटर, सारे मेयर, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री और बेहिसाब ताकत के हिसाब से सारे साधन, तो उसके बाद जब सरकार ना बने तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क तो इस देश की सरकार पर आना पड़ेगा। वैसे ये हमारा सवाल भी नहीं थे, कांग्रेस के खुद के कारकुनान का भी ये सवाल था। एक बड़ा अपडेट इस बीच अपने नाज़रीन को बता देते हैं। ओखला असेंबली में 11वें राउंड में वोटों की गिनती मुकम्मल हो गई है। अमानतुल्लाह खान आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार 65,546 वोटों से आगे हैं। शुएब रजा हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब, ओखला असेंबली सीट पर काउंटिंग के दौरान हमने देखा कि कई बार ऐसा हुआ, कई राउंड में, जब अमानतुल्लाह खान पीछे भी चले गए थे,
फिर उन्होंने बढ़त ली है, तो अब इतनी बढ़त ली है, 65,546 वोटों के मार्जिन से आगे हैं। शुएब, देखिए, एक बड़ी बात यह है मुमताज की सुबह के वक्त वाकई एक दो राउंड में इस तरह का था कि अमानतुल्लाह खान पीछे रह गए थे 1000 कुछ वोटों से, लेकिन वो जो वो थे जो जहां पर काउंटिंग हो रही थी इस वक्त, वो वार्ड बीजेपी के हिमायत वाले हल्के के थे, ऐसा लोगों का मानना था। लेकिन जैसे ही आप देखेंगे शाहीन बाग या बटला हाउस या इस तरफ के जो लोगों के वोट खुलने शुरू हुए, अमानतुल्लाह खान एकदम से बहुत ऊपर आ गए और अभी 11 या 12वें राउंड के बाद 65,000 से भी ज्यादा जो वोट है उससे आगे अमानतुल्लाह खान चल रहे हैं। बड़ी बात यह है कि शाहीन बाग इसी असेंबली हल्के में आता है, जामिया इसी हल्के में आता है, बटला हाउस जैसे जाकिर नगर जो इलाके हैं मुस्लिम अक्सरियत वाले, वो इसी असेंबली हल्के में आते हैं और यहाँ पर वोटिंग बहुत जबरदस्त हुआ था। बहुत हमने देखा था कि सुबह से शाम तक लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी और मैं हमारा घर के बाहर ही हूँ और मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि जश्न मन रहा है, मिठाई खिलाई जा रही है, यानी कि अपनी जीत को लेकर बड़े आश्वस्त हमारी पार्टी के जो खिलाफ उम्मीदवार है अमानतुल्लाह खान, वो शुएब कई लोगों को ये भी लग रहा है क्योंकि 1,90,000 से ज्यादा जो वोटिंग है, जो पोलिंग है वो इस सीट पर हुआ था। शुएब, अब्बास मेहंदी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, वो आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। शुएब, कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे परवेज हाशमी, उनको कितना वोट मिला? देखिए, अभी उनका जो वोटिंग है वो बेहद कम है और यही वजह है कि सीधे तौर पर उसका सीधा फायदा अभी तक, क्योंकि राउंड बाय राउंड जो हम हमारे सामने है उसके हिसाब से कुछ हजार ही जो वोट है वो परवेज हाशमी के खाते में जाते दिख रहे हैं और अगर यही स्थिति रही तो उनकी जमानत भी जब्त हो सकती है। इस तरह के हालात उनके ओखला विधानसभा पर बन रहे हैं क्योंकि एक तरफा जो वोट है वो आम आदमी पार्टी को यहाँ पड़ता हो नजर आया। ऐसे इलाकों में जहाँ कांग्रेस भी काफी सक्रिय थी, उनको वोट मिला करता था, लेकिन वो सारा का सारा वोट कुछ परसेंटेज को अगर छोड़ दे तो आम आदमी पार्टी को ही मिलता हुआ सीट पर नजर आ रहा है। यही वजह है कि जिस तरह मैंने कहा कि हो सकता है अगर आगे के राउंड में कांग्रेस को कुछ वोट नहीं मिले ज्यादा तो जमानत तक जब्त हो सकती है ओखला विधानसभा में परवेज हाशमी की। शुएब, इकबाल भी आगे चल रहे हैं आम आदमी पार्टी के मटिया महल से। शुएब इकबाल भी आगे चल रहे हैं मटिया महल सीट से। शुएब, वहां का आप जब वोटिंग का में बता रहे थे, जिस दिन वोट हुआ था वहां पे थोड़े टाइम के लिए वोट रुका भी था, वोट करने के लिए लोगों की तादाद भी वहां कम पहुंची थी, लेकिन अभी आगे चल रहे हैं 9,500 वोटों के करीब से। बिल्कुल, देखिए वहाँ थोड़ा टाइट मुकाबला है। बल्ली मारान में भी इसी तरह के हालात नजर आ रहे हैं। जो 5 या 6 जो मुस्लिम अक्सरियत वाली जो सीटें हैं दिल्ली में, चाहे ओखला हो, बल्ली मारान या फिर मटिया महल, मुस्तफाबाद, कीलमपुर, इन तमाम सीटों को अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो वोटों से जो आगे चल रहे हैं वो अमानतुल्लाह खान ही है। यहाँ से मैं क्योंकि कुछ देर पहले कुछ कार्यकर्ताओं से बात हो रही थी आम आदमी पार्टी के, तो वो ये एक कहीं ना कहीं यहाँ से कहने की कोशिश कर रहे थे कि जो शाहीन बाग का मुद्दा था उसको बीजेपी ने बड़े भरपूर तरीके से उठाया और अपने पक्ष में करने की कोशिश की, लेकिन अगर अमानतुल्लाह खान यहाँ से सबसे ज्यादा वोटों से जीतते हैं तो फिर ये एक अलग तरह का मैसेज जाएगा दिल्ली में और शायद शाहीन बाग के लोगों का वो मैसेज होगा। वो इस तरह की बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शाहीन बाग में गया था आज सुबह, हमने वहां की महिलाओं को देखा कि वो आज मौन धारण किए हुए खामोशी उन्होंने इख्तियार की है और बाकायदा खामोशी से अपना एहतजाज कर रही हैं। बहुत शुक्रिया शुएब आपका, आप जुड़े हमारे साथ, ये बड़ा अपडेट आपने हमारे नाजरीन तक पहुंचाया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस बीच बता दें नाजरीन आपको कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा रुकन एनडी गुप्ता ने जी मीडिया से कहा कि उन्हें मेहनत का फल मिल रहा है। एनडी गुप्ता ने कहा कि सीएम ने हम सबसे कमिट किया है कि वो दिल्ली को अगले 5 साल में वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएंगे।